हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन। टॉप 10 केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आईयूपीएसी नामकरण। उसमें दो क्वेश्चन हमारे हैं, तो इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? देखो यहाँ पर काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहां से हमारा ग्रुप मौजूद होगा, ग्रुप इस वाले कार्बन से नजदीक है, तो काउंटिंग हम इसी वाले कार्बन से करेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम होगा क्योंकि 1 और 2 और 3 और 4, तो 2 पे हमारा क्या है? क्लोरीन है। 2 पे हमारा क्या है? क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्या इसका नाम होगा? 2 क्लोरो। क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरो। उसके बाद में कितने कार्बन है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? मेथ, एक, प्रो, ब्यूट। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? 2 क्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट हमारा है CH3 CH2 CHO। CHO यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है? यहाँ पर CHO के लिए क्या लगाते हैं? हम अल लगाते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3, तो मेथ, एक, प्रो, तो क्या हो जाएगा इसका नाम? प्रोपेनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। नेक्स्ट हमारा है संरचना लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्या है? संरचना लिखिए। तो किसकी संरचना हमको लिखनी है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, यहाँ पर एथ शब्द का यूज हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2 कार्बन। क्या लगाएंगे? 2 कार्बन। अब यहाँ पर ओइक अम्ल। ओइक अम्ल यानी COOH। अब उसके बाद कार्बन की वैलेंसी क्या करेंगे? हम संतुष्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? ये एथेनोइक अम्ल। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को कोई इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हमको इस तरह भी लिख सकते हैं, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट हमारा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक। प्रोपे यानी प्रोप यानी 3 कार्बन की यहाँ पर पुष्टि हो रही है, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पर 2 क्लोरो यानी 2 पे हमारा क्या है? क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्लोरीन लगा देंगे, तो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल यानी ओइक अम्ल। तो ओइक अम्ल के क्या लगाते हैं? COOH। अब यहाँ पर कार्बन की बैलेंसिंग को संतुष्ट करेंगे, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 1 कार्बन। ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके अनुप्रयोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी तथा इसके अनुप्रयोग। देखो, जब धातु मतलब यहां पर है कि धातुओं के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को देखो, ध्यान से देखेंगे, धातुओं के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को के गुण को क्या बोलेंगे? हम सक्रियता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम सक्रियता बोलेंगे। किसकी सक्रियता? धातु की सक्रियता। अब यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो इस सक्रियता श्रेणी को हम जब क्रमबद्ध के रूप में लिखेंगे, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, ऐसे हम धातुओं को क्रमबद्ध लिखेंगे, तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को क्या बोलते हैं? हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसके अनुप्रयोग लिखना है। देखो, अनुप्रयोग में क्या होगा? जैसे हम अधिक क्रियाशील धातु को, जैसे जिंक धातु को हम क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो क्या होता है? क्योंकि कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है? ये रंगीन होता है। कैसा होता है? ये रंगीन होता है। जब जिंक धातु को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो जिंक धातु क्या करती है? सल्फेट से अक्रिया करके क्या बनाती है? जिंक सल्फेट बनाती है, और कॉपर क्या हो जाता है? हमारा विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो कैसा था? रंगीन था। लेकिन जिंक डालने पर ये क्या हो जाएगा? रंगहीन हो जाएगा, और जिंक क्या करेगी? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को यहाँ पर विस्थापित कर देगी। तो इसके अनुप्रयोग रहा किसके? विद्युत रासायनिक श्रेणी के। अब हमारा नेक्स्ट रासायनिक अक्रिया। तो पहले क्रिया यहाँ पर क्या निकल के आती है? द्विविस्थापन अक्रिया। तो द्विविस्थापन अक्रिया को हम जानने से पहले ये जानेंगे कि एकल विस्थापन अक्रिया किसे कहते हैं। देखो, जब अधिक क्रियाकारक तत्व
कम क्रियाकारक तत्व के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है तो उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अक्रिया या विस्थापन अक्रिया। इसको लिखेंगे ऐसे ZnSO4 प्लस में कॉपर। यहाँ पर जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एकल। क्या बोलेंगे, क्योंकि एक को विस्थापित किया इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एकल। अब विस्थापित किया तो क्या बोलेंगे, विस्थापन। क्या बोलेंगे हम, विस्थापन। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है अब इसी में द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखो द्वि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब यहाँ पर जिंक क्लोराइड और यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो तब क्या होगा, यहाँ पर जिंक और कॉपर क्या करेंगे, अपने आयनों की अदला बदली करेंगे। क्या करेंगे, अपने आयनों की अदला बदली करेंगे। यानी जिंक चला जाएगा सल्फेट के साथ, बनाएगा जिंक सल्फेट, और उसके बाद में कॉपर चला जाएगा क्लोरीन के पास, अब बनाएगा CuCl2 बनाएगा। तो यहाँ पर आयनों की अदला बदली हो रही है, तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग क्या बोलेंगे हम, द्वि विस्थापन अक्रिया, क्योंकि यहाँ पर जिंक कॉपर को विस्थापित कर रही है, कॉपर जिंक का स्थान ले रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, द्वि विस्थापन अक्रिया कहेंगे। और यहाँ पर जिंक केवल क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, एकल विस्थापन अक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है उदासीनीकरण अक्रिया। क्या है हमारा, उदासीनीकरण अक्रिया। देखो उदासीनीकरण अक्रिया किसे कहते हैं, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल और क्षार आपस में परस्पर अभिक्रिया करके क्या करते हैं, लवण प्लस में जल का निर्माण करते हैं। जैसे अम्ल हमने क्या लिया यहाँ पर HCl लिया, और क्षार हमने क्या लिया, NaOH। ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये आपस में अभिक्रिया करके जल और प्लस में किसका निर्माण करेंगे, लवण यानी NaCl का। तो इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, CO2 बनता है, और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। यानी वैसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का उत्पादन होता है या ऊष्मा निकलती है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। अब वैसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा इसको चाहिए। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार प्राप्त अभिक्रिया को क्या बोलेंगे हम, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति, सजातीय श्रेणी। तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है, कार्बन का प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। देखो कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कार्बन की क्षमता है जुड़ने कितनी, 4। तो उसकी जुड़ने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पर है हमारा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन आपस में जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता रखता है, इसी को बोलते हैं कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। ये कार्बन आपस में डबल आबंध और ट्रिपल आबंध से जुड़ सकते हैं। तो इन्हीं सभी क्वालिटी को क्या बोलते हैं, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी, देखो कार्बन की वैसी श्रेणी जिनमें CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है, CH2 या 14 अणुभार का अंतर होता है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितना अंतर है, CH2 का अंतर है। तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी क्या बोलते हैं हम, सजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेकिंग सोडा। इसको गर्म करने पर क्या होता है, देखो बेकिंग सोडा का फार्मूला हमारा होता है
NaHCO3, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और प्लस में हो जाएगा ये CO2, क्या हो जाएगा CO2, और प्लस में H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। हम किसको गर्म करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करेंगे तब। नेक्स्ट हमारा है संक्षारण किसे कहते हैं। देखो, जब नमी व वायु तथा अम्ल के, नमी वायु और अम्ल के संपर्क में हम किसी धातु को ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो नष्ट हो जाता है, वो धातु क्या होता है, नष्ट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। यानी लोहे में जंग लगना भी क्या है, संक्षारण है। अब संक्षारण से बचने के लिए क्या करते हैं हम जिंक की परत चढ़ा देते हैं या पेंट कर देते हैं। हम धातु के बर्तनों को हम क्या करते हैं, तो पेंट कर देते हैं या तो जिंक की उसके ऊपर परत चढ़ा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है पीएच मान दैनिक जीवन में इसके उपयोग। देखो, पीएच मान दैनिक जीवन में इसके उपयोग, तो पीएच मान किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक